जीपी श्री अखिलेश निगम जी, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, महेंद्र जी, वीएन यादव जी और मोदी साहब। अभी आपको हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। चूँकि इस विषय पर काफ़ी बातचीत की जा चुकी है और मैं भी उस एक सर्वहारा ग्रुप का नेतृत्व करता हूँ जिसका कोई सुनने वाला नहीं है और उससे ज़्यादा आम आदमी कोई नहीं है, वो है बैंकर। चूँकि आज़ादी के बाद से लेके यदि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बैंकिंग सिस्टम के बारे में किसी भी सरकार ने कोई सुधार किया ही नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैंक से रिटायर होने के बाद बैंक के पेंशनर की पेंशन कभी नहीं बढ़ती और किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी मीडिया, किसी भी चिंतन ने इस पे आज तक कोई बात नहीं की। वो हम सैटरडे को पुनः करने जा रहे हैं। एक नाम छूट गया श्री मोहम्मद उसामा साहब का, तो काफ़ी चर्चाएं हुई और बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ। श्री अखिलेश जी ने तो पूरा सिस्टम हमें बताया, तो कई चीज़ें मुझे भी पता चली कैसा होता है। आम आदमी कैसे पीड़ित होता है, श्री राजभर साहब ने जो जिक्र किया, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और किसान सबसे पहले पीड़ित होता है तो वो एक प्राणी है लेखपाल। लेखपाल से पीड़ित होने के बाद फिर बीट वाले सिपाही साहब, चूँकि वो घूम रहे हैं तो उनका भी खर्चा पानी उसी किसान से ही निकलना है, क्योंकि जेब से तो चाय पिएंगे नहीं, तो वो ग्रुप में राजनीति करेंगे। फिर थाने पे आ जाइए। चूँकि मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं भी थाने में जब पहली बार एफआईआर कराने पहुंचा, उस समय मैं हाई स्कूल में था और थाने पहुंचते ही जिस देवनागरी लिपि में मेरा स्वागत हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक हाई स्कूल का छात्र, उसके साथ वास्तविक घटना हुई है और उस हाई स्कूल के छात्र पर कितना मतलब क्या क्या नहीं कहा गया। संयोग से एक नेताजी आए और हम उसको जानते थे, तब हमारी एप्लीकेशन रखी गई। एफआईआर तो अब छोड़ दीजिए। अब इसके ऊपर जब सीओ साहब से मिलिए तो आपको थोड़ा सा सुधार पुलिस में लगेगा, लेकिन अगर आप वहाँ से भी पीड़ित हो, आपको अगर सही पुलिस या पुलिसिंग देखनी है तो निश्चित तौर से किसी ने आईपीएस से ही मिलना होगा। जब आप आईपीएस से मिलते हैं तो लगता है नहीं यार, ये तो नीचे वाले लूट रहे थे, कम से कम एक आईपीएस होने के नाते ये हमको समस्या, वो कैडर ही चेंज हो जाता है। लेकिन तब कितने लोग पहुंच पाते हैं किसी आईपीएस के पास? जनता तो पिस रही है थाने में। अभी जो जिक्र किया, मैं आपको अपने गांव का जिक्र बताऊं। नाली, गांव में किसका बंटवारा होता है? रास्ता नहीं मिल रही है, नाली निकाल दिया है, खिड़की खोल दिया है, यही तो झगड़ा होता है। दो पक्षों में ईंटें चले, जिस पक्ष को चोट लगी वो थाने पहुंचा, एप्लीकेशन रख लिया। दूसरे पक्ष को तुरंत बीट वाले दौड़ गए, कहीं एफआईआर हो गई, कुछ करो, पैसा लिया हो, कहीं ऐसा करो, वो 376 अपने बहुओं के साथ लगवा दो, नहीं तुम लोग जेल चले जाओगे। अब जो ये संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी फैलाई जाती है, बहुत सही बात कही हमने कि हर बलात्कार का आरोप सही नहीं होता। मैं गोंडा जिला का रहने वाला हूं और वहां 50% आरोप सिर्फ विरोधी को फंसाने के लिए लगाया जाता है। तो क्या हर उसमें 24 घंटे में अरेस्ट करके और उसको फांसी लगा दी जाए निर्दोष व्यक्ति को? तो आम आदमी कितना प्रताड़ित होता है। इसके बाद आप जस्टिस बैठे हैं, इसका भी मुझे अनुभव है और मैं खुद भुक्तभोगी हूं एक आम आदमी होने के नाते। आप जिला न्यायालय में चले जाइए, तो जब जिला न्यायालय में जाइए तो मुझे श्रीमद् भागवत की वो बात ध्यान आ जाती है। उसमें एक अध्ययन आता है कलयुग का महत्व भगवत गीता में, और उसमें ये आता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे न्याय पैसे वालों के गिरवी हो जाएगा। यदि आप निर्दोष हैं और गरीब हैं तो चूंकि आप भले निर्दोष हैं, चूंकि आप गरीब हैं, पैसा नहीं खर्च कर सकते, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा। ये जिला न्यायालयों की स्थिति है। लेकिन अब किसी कारण से आप हाई कोर्ट आ जाइए, और जब आप हाई कोर्ट आते हैं तो कहते हैं अरे यहाँ तो
वकील साहब को तो जो लगना फीस देनी पड़ी दी, लेकिन जज साहब ने निर्णय सही सुनाया, हमारे साथ न्याय हो गया। ये हाई कोर्ट का अनुभव है। मैंने हाई कोर्ट में पहुंचा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि बिना एक पैसा खर्च किए आपको न्याय मिला। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख तो लीजिए क्या हो रहा है। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया आपको जेल हो जाएगी। लेकिन अब सुधार कौन करे? मैं श्री ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और आज की बात सुन के तो इन्होंने हिम्मत से कहा कि नेताओं को सुधर जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में 100 में से 90 लोगों को सुधरने की जरूरत है। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। शिक्षक बहुत परेशान है, लेकिन किस लिए परेशान है? शिक्षा के लिए नहीं परेशान है, वो शिक्षा के अतिरिक्त सारे कामों से परेशान है। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने दायित्वों का हम चाहे जैसे हों, लेकिन सामने हमको आदर्श व्यवस्था चाहिए। ये नहीं हो सकता। जब मैं बच्चा था तो भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार होता था, और आज क्या स्थिति है? पैसा आप चाहे जैसे लाएं, लेकिन यदि आपका स्तर उच्च नहीं होगा तो आपको वो सामाजिक सम्मान मिलेगा ही नहीं। मैं भी राजनीति से जुड़ा रहा। आपने कहा कि पार्टियां टिकट क्यों देती हैं? अगर किसी आम आदमी ईमानदार को आप खड़ा कर दीजिए, उसकी जमानत जब्त करा देगी ये जनता। हमारे गोंडा में कहते हैं ये नेता का भौकाल नहीं ठीक है, इसके पास फॉर्च्यूनर का वो काफिला नहीं है, आम आदमी नेता बन नहीं सकता। और ये जनता बनने नहीं देती, और जनता भौकाली नेता को चुनती है। और उसके बाद स्थिति ये होती है कि 5 साल वो नेताजी जीतने के बाद, चूंकि चुनाव हमेशा 2 चरणों में होते हैं। पहला चरण, जब तक चुनाव होता है तब तक नेताजी जनता जी के चरण में होते हैं, और जब चुनाव हो गया तो जनता नेताजी के चरण में होती है। और इसी 2 चरणों में भारतीय लोकतंत्र पूरा टिका हुआ है। और स्थिति आती है कि अच्छे आदमी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं बचती। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कोई स्थान नहीं है आपके लिए यदि आपके पास पैसे नहीं हैं। और यही वजह रही कि धन पशु मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि वो अवैध तरीके से और गलत तरीक़ों से एकत्रित किया गया। धन पशु माफिया बाहुबलियों के लिए ही राजनीति में जगह बची। जिस देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ती हो कोरोना काल में, भारतीय संसद में कितने लोग हैं जो गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं? लेकिन नहीं, दिक्कत यह है कि हम आत्मविश्लेषण उतनी ईमानदारी से नहीं करते जैसा अभी श्री ओम प्रकाश भाई साहब ने किया। सबको ये मंथन करना होगा कि क्या मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य था, उसका निर्वहन मैंने किया। और भ्रष्टाचार ऐसी बड़ी समस्या राष्ट्र की बन चुकी है, हम माइक से कहते जरूर हैं लेकिन हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर अब हिंदुस्तान में लगता है कि जब तक भ्रष्टाचार की सजा सीधे फांसी नहीं होगी, आजीवन कारावास नहीं होगा, तब तक ये इस कैंसर से ज़्यादा भयावह रोग हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है, और इससे आम जनता पीड़ित है। आपको मैंने जिले स्तर और इस स्तर का बताया। आप किसी विभाग में चले जाइए, सबको लगता है कि ये इनके प्रकारेण किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी धन एकत्रित करें, और एकत्रित करने के बाद हम जो है धन कुबेर हो जाए और उस धन का हम उपयोग इस तरीके से करें। आप प्रशासनिक अधिकारियों को देख लीजिए। आज़ादी के बाद दिक्कत हिंदुस्तान की मूल ये रही कि जब देश आज़ाद, तथाकथित आज़ादी आने के बाद जो संविधान बना वो विभिन्न देशों को कॉपी करके बना, वो भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप रहा नहीं। और उस संविधान में भले ही हम कितना कह लें कि संविधान हमको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन संविधान के जानकार सब लोग हैं। मैं भी एक वकील के ही परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आप बताइए हिंदुस्तान में समानता का अधिकार है क्या? सिर्फ संविधान में है। यहाँ सिर्फ संख्या बल का खेल है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो प्रजातंत्र में हावी होगा, वही लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अफेक्ट करेंगे और उन्हीं की सुनी जाएगी, भले ही चाहे जितनी गलत बात क्यों ना हो। तो ये समानता का अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में है, संविधान में है, और वकीलों के लिए है, बाकी सबके लिए। जनता के लिए कहाँ है? अभी किसी ने कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस पहले होता था, आज तो और ज़्यादा हो रहा है। जो दबंग है वो हमारी ज़मीन पे कब्जा किए ले रहे हैं, और हम कमज़ोर हैं इसलिए हमको सहना है, चूँकि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है।
तो कुल मिला के आम आदमी को तैयार होना पड़ेगा और हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि खाली ये नहीं कि जमाना सुधर जाए और उसके बाद राम राज्य आएगा। जमाना तभी सुधरेगा जब पहले हम सुधरने के लिए तैयार हों। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि हम अपने अंदर जाएं, ये कोशिश करें, देखें कि हमारे अंदर कमी क्या है, कहाँ सुधार करना है। क्योंकि जैसे ही मेरी कोई कमी बताता है वो मेरा दुश्मन हो जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा विषय है, ये चर्चा होनी चाहिए। अभी एक विषय और आया, भाई साहब ने कहा कि ये चर्चा जनता के बीच में होनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि आप कोई काम करें, लक्ष्मी जी की कृपा बहुत जरूरी है। अब बिना लक्ष्मी की कृपा के तो आप हवन नहीं कर सकते। अब उस उतने बड़े आयोजन को जब आप करेंगे तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? ये बेचारे जिस तरह उत्कर्ष ये संगोष्ठी कराते हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ कि किस तरीके से करा रहे हैं। कम से कम एक ऐसा प्रयास हम लोग ही मिल के करें कि एक फंड बनाया जाए, उसमें हम सभी लोग यथोचित सहयोग करें और उसके बाद इसको विचारों का प्रसार चलता रहे। पिछली बार भी मैंने कहा था कि जहाँ संवाद नहीं होता वहाँ विवाद होता है, इसलिए संवाद होना चाहिए। लेकिन उस संवाद को चलाए रखने के लिए वित्त व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो चूंकि आज मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला कि मैं इतने विद्वानों के बीच कहीं अपनी बात को कहने का अवसर मिला, और मैं निश्चित तौर से चाहूँगा कि जैसा भाई साहब ने कहा, ये जो है विचार आगे बढ़े, ये विचार श्रृंखला इसी तरह हम लोग अपने विचारों को रखें और जनता तक पहुँचाएँ, ताकि देश को बदलने की स्थिति आए। देश में परिवर्तन बहुत आवश्यक है, लेकिन परिवर्तन उस तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि मैं तो हजरतगंज चौराहे पे बैठता हूँ। जब सपा की सरकार थी तो भाजपा वाले लाठी पाते थे, अब भाजपा की सरकार है तो सपा वाले लाठी पा रहे हैं। खाली सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। जबकि वास्तव में हर चुनाव के बाद प्रजातंत्र में होना ये चाहिए कि सत्ता नहीं बदले, व्यवस्था बदले। और ये व्यवस्था बदलने के लिए ये विचार मंथन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद करता हूँ, और हमारे लायक जो सेवा हो आप हमें आदेश करें, हम आपके साथ हमेशा तैयार मिलेंगे। धन्यवाद।